तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की जो कहानी है, इस कहानी का जितना भयानक अंत हुआ उतनी ही भयानक शुरुआत हुई। इस कहानी में सारी चीज़ें इतनी खौफनाक थी, सारी चीज़ें इतनी हैरान करने वाली थी कि जब ये घटना घटी थी तो शायद उस पूरे ज़िले में एक तरह से खौफ का माहौल था। सालों तक ये मामला चला, सालों तक पूरे के पूरे ज़िले ने वेट किया कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो, क्योंकि इसमें जो क्राइम हुआ था वो क्राइम इतना भयानक था कि एक तरह से पूरे ज़िले के लोग उस क्राइम को भूल ही नहीं पा रहे थे। कहानी साल 2021 की है, कहानी छत्तीसगढ़ की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है सरगुजा, और वहीं पे एक मंदिर है, गर्दन पाठ मंदिर। बेसिकली ये मंदिर नहीं, एक जगह भी है, और उसी मंदिर गर्दन पाठ मंदिर के पीछे एक तालाब है। और उसी तालाब में जून के महीने में कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, कुछ लोग अपने जानवरों को नहलाने के लिए गए थे, बाकी कुछ लोग ऐसे टाइम पास के लिए बैठे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग बैठ रहे थे और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल वगैरह फेंकते हैं, तभी देखते हैं कि तालाब से अचानक से बड़ी तेज़ सी बदबू आ रही है। बदबू, दुर्गंध इतनी तेज़ थी कि मानो सांस लेना मुश्किल था। बदबू भी एक खास दिशा से आ रही थी, ऐसा नहीं था कि बदबू पूरे तालाब में फैली थी। लिहाजा जो जाल लेके घुसे थे, अब उनके लिए मछली पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मछली भी पकड़नी थी, सांस भी लेना दूभर था। लिहाजा जो मछुआरे थे वो सोचते हैं कि कम से कम उस बदबू से छुटकारा पाने के लिए जहाँ से ये बदबू आ रही वहाँ पे जाते हैं। जिस भी मछली से या फिर जिस जानवर से बदबू आ रही होगी उसे निकाल के तालाब से बाहर फेंक देंगे, ताकि तालाब की बदबू थोड़े टाइम में चली जाए और अगले दिन से हम ठीक से मछली पकड़ सकें। इसी प्लान के तहत जिस दिशा से ये बदबू आ रही थी, जो मछुआरे थे उस दिशा में जाते हैं। जाने के बाद आसपास चेक करते हैं पूरे पानी में कि कहाँ से बदबू आ रही है, किस चीज़ से बदबू आ रही है। और इस चेक करने के दौरान उनकी नज़र के सामने एक बोरा पड़ता है। बोरा देखते हैं, बदबू उसी बोरे से आ रही थी। लिहाजा उस बोरे को फौरन तालाब से निकालते हैं, और चूंकि बदबू एक बोरे से आ रही थी, लिहाजा बड़ी उत्सुकता के साथ उस बोरे को खोलते हैं। बोरे को खोलते हैं, खोलने के बाद अंदर का जो मंजर था उसे देखते हैं। देखने के बाद चौक के पीछे हटते हैं। पीछे हटने के बाद फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके कहते हैं कि साहब, इस जगह पे एक बोरा मिला हुआ है और इस बोरे में किसी इंसान के 2 पैर रखे हुए हैं। पैर बुरी तरह सड़ चुके हैं और उन्हीं से बदबू आ रही है। अब पुलिस के पास जब ऐसा फ़ोन आता है तो आमतौर पे पुलिस भी हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे ऐसा फ़ोन अगर महाराष्ट्र की पुलिस के पास आए तो उनके लिए बड़ी कॉमन सी बात होगी, लेकिन ऐसा फ़ोन अगर किसी गांव देहात की पुलिस के पास आए जहां क्राइम सीन बहुत कम होते हों, रेट ऑफ क्राइम बहुत कम हो, तो उनके लिए बड़ी हैरान करने वाली बात होती है कि उनके इलाके में या फिर उनके एरिए में ऐसा क्राइम कैसे हो गया। पुलिस वाले, जो कि अंबिकापुर थाना लगता था, वहाँ पे अंबिकापुर थाने के लोग फ़ौरन उस जगह पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस बोरे को बारीकी से चेक करते हैं। पैर देखने के बाद उनकी भी हवा ख़राब होती है। पैर बुरी तरह सड़ चुका था, उससे बदबू आ रही थी। पूरे के पूरे बोरे में उन पैर के अलावा और कुछ था भी नहीं। यानी ये पैर किसका था, यहाँ पे कैसे आया, किसने काट के फेंका, इन सारे सवालों के जवाब इन दोनों पैरों से ही मिलने वाले थे। और 2 पैर से एक इंसान का पता लगाना और साथ ही कातिल को खोजना, मोटिव खोजना, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। लिहाजा पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है जिस तालाब से 2 पैर मिले हों उसी तालाब में बाकी भी पूरी बॉडी भी मिल जाए। लिहाजा पुलिस वाले गोताखोर को बुलाते हैं, आसपास के जितने मछुआरे थे उनको बुलाते हैं, पूरे के पूरे तालाब में जाल डलवाते हैं, पूरे तालाब को बारीकी से चेक करवाते हैं। लेकिन पूरा का पूरा दिन बीत जाता है, उस तालाब से और कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं मिलता। पुलिस वालों की मुश्किलें और बढ़ती हैं, क्योंकि सारे सबूत के नाम पे, सारे सुराग के नाम पे महज उनके पास 2 पैर थे, वो भी बुरी तरह सड़े हुए। यानी इस बात का भी पता लगाना नामुमकिन था कि ये पैर किसी लड़की के हैं या लड़के के हैं, या फिर पैर देख के उम्र भी नहीं बता सकते थे, जो कि मांस पूरी तरह सड़ चुका था, मानो महीनों से ये पैर इन्हीं तालाब में पड़ा हो। अब पुलिस वाले डॉग स्क्वाड की एक टीम बुलवाते हैं।
टीम बुलवाने के बाद आसपास के पूरे उस इलाके में छानबीन करवाते हैं कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, कोई और बॉडी पार्ट मिल जाए। हो सकता है कुछ बॉडी पार्ट बगल कहीं रखा हो, पैर जो है बह के आ गया हो, या फिर हवा से आ गया हो, या फिर क्या कुछ बात रही हो। पुलिस वाले पूरा का पूरा दिन सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सर्च ऑपरेशन में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस वाले अंत में हार मानते। हार मानने के बाद इसी 2 पैर को, जो कि कटे हुए पैर थे, उनको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पूरे के पूरे इलाके को सील करते हैं, उस तालाब को सील करते हैं, और सबसे पहले आसपास के इलाकों में, आसपास के थानों में इस बात के लिए वायरलेस भिजवाते हैं कि अगर कोई गायब हुआ हो 1-2 महीने में, किसी की मर्डर की कोई आशंका हो, तो आप आएँ, बॉडी क्लेम करें। 2 पैर मिले हैं, उनको चेक करें, अगर आपके परिवार से मैच करता हो तो आप FIR करवाएं। इस अंदाज के साथ, इस उम्मीद के साथ पुलिस वाले बैठते हैं कि शायद अब कोई आएगा, कोई आसपास के इलाके का ये व्यक्ति रहा होगा, कोई इसके परिवार का आएगा, पैर को क्लेम करेगा, हम DNA टेस्ट करवाएंगे, फिर उससे पूछेंगे कि आपको किसी पे शक है या फिर किसी से कोई रंजिश रही हो, और ये मामला सुलझ जाएगा। पुलिस वाले ये सारी चीज़ें करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन का इंतजार करते हैं। इंतजार करते हैं कि शायद कोई आ जाए, कोई क्लेम कर दे, लेकिन 15 से 20 दिन के इंतजार के बाद भी कोई भी ऐसा शख्स या फिर कोई भी ऐसा परिवार कोई क्लेम ही नहीं करता। ना ही इस पैर को, या फिर ऐसा कोई परिवार जिसके घर का कोई गायब हुआ हो, किसी के लावारिस होने की कोई खबर मिली हो, ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई बॉडी भी आसपास के इलाके से, आसपास के थानों से नहीं मिलती। पुलिस वाले हैरान होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं कि उनके पूरे के पूरे थाना क्षेत्र से कोई गायब ही नहीं हुआ, तो ये पैर कहाँ से आ गया। लिहाजा पुलिस वाले सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन को कि कैसे पैर मिला था, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में पता चल जाता है कि मरने वाली की उम्र क्या है, मरने वाला पुरुष है। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। लिखने के बाद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे जगह पे शेयर करवाते हैं, इस इंतज़ार में कि शायद अब फेसबुक से, सोशल मीडिया से कोई कांटेक्ट कर ले, किसी के घर का कोई गायब हो तो फिर उस बात की पुष्टि हो जाए। शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद फिर महीनों इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं मिलता जहाँ से कोई कह सके कि उनके परिवार का, उनके जान पहचान का या फिर उनका कोई सगा संबंधी गायब है। पुलिस वाले चारों तरफ से पता करते हैं, चारों तरफ से सारी कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो अंत में उनके पास अब कोई चारा नहीं था। और इधर ये जो पूरा मामला था, जब पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पे डाला तो पूरे के पूरे ज़िले में ये जो मैसेज था वो फॉरवर्ड हुआ। व्हाट्सएप पे तुरंत सारे लोगों ने फॉरवर्ड किया कि अंबिकापुर के एक तालाब के पास, एक जगह के पास 2 पैर मिले हैं। अब एक ऐसा ज़िला जहाँ पे क्राइम बहुत कम होता हो, कई ऐसे ज़िले होते हैं वहाँ पे ना बराबर क्राइम होता है, तो ऐसे ज़िलों में जब ऐसी खबर फैलती है तो एक तरह से सारे लोगों की निगाह, सारे लोगों का ध्यान उसी क्राइम पे या फिर उन्हीं दोनों पैरों पे टिक जाता है। सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जल्दी से पता चले कि ये दोनों पैर किसके हैं। उसके बाद फिर ये पता चले कि मरने वाला कहाँ से आया था, इसको किसने मारा, और पूरे के पूरे ज़िले के लोग जो भी इन सब मामलों में एक्टिव रहते थे, उन सब का इंतज़ार इस मामले पे आके टिक जाता है। पुलिस वाले थे कि उनके हाथ कुछ लग भी नहीं रहा था, इधर सारे लोग थे कि इस मामले के सुलझने का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था। लगभग जून में ये लाश मिली थी। नवंबर अक्टूबर का महीना आ जाता है। अक्टूबर महीने में जब पुलिस वाले एकदम हार चुके थे, कहीं से कुछ मिल भी नहीं रहा था, ना कोई सुराग, ना कोई सबूत, मामले को बंद करने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक आदमी जो वहाँ के SSP थे, अमित तुकाराम, उनको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, मुझे लगता है कि जो मरने वाला है उसकी पहचान की कोई महिला है जिसे मैं जानता हूँ, और अगर आप कहें तो उस महिला से मैं आपका कांटेक्ट करवा दूँ, आपकी बात करवा दूँ। अब एक मामला जो पुलिस के गले की हड्डी बन चुका है, सर का दर्द बन चुका है, उस मामले में लगभग 4 से 5 महीने बाद कोई लीड मिली थी। फौरन जो SSP तुकाराम थे, अमित तुकाराम, वो कहते हैं कि जल्दी से उस महिला को लेकर आप थाने आइए, जो कुछ वो जानती हैं वो सारी बात आप बताइए, ताकि इस मामले में हम कुछ कर सकें, क्योंकि वैसे ही इस मामले को हम सुलझा नहीं पा रहे, काफ़ी बेइज्जती हो रही है। वो आदमी उस महिला को, जिसका नाम सुनीता जायसवाल था,
उसको लेके एसएसपी साहब के कार्यालय जाता है। कार्यालय पहुंचता है। पहुंचने के बाद एसएसपी तुकाराम जो थे उस महिला से उसका नाम पूछते हैं, साथ ही कहते हैं कि आप बताइए आप मरने वाले के बारे में क्या जानती हैं। तो वो महिला कहती है कि साहब मेरा नाम सुनीता जायसवाल है और जो मरने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा भाई राजेश जायसवाल है। अब ये बात जब एसएसपी साहब सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि सबूत के नाम पे या फिर शिनाख्त के नाम पे जो कुछ है वो महज सड़े गले 2 पैर की फ़ोटो है। ये महिला ऐसे कैसे पहचान सकती है। एसएसपी साहब को भरोसा नहीं होता, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा एसएसपी साहब थोड़ा सा हिचकते हुए पूछते हैं कि आप इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं। अब जब ये बात वो महिला सुनती है तो कहती है कि साहब अगर आप पैर की लंबाई ध्यान से देखिए तो दोनों घुटने से ही कटे हैं, लेकिन एक पैर छोटा है एक पैर लंबा है और ऐसी बीमारी मेरे भाई राजेश जायसवाल में थी। और दूसरी बात यह है कि मैं 1 महीने से अपने भाई को फ़ोन कर रही हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा भाई न फ़ोन उठा रहा है, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है, ना ही उसका कभी आज तक कॉल आया 1 महीने से। और पैर देख के भी लग रहा है कि ये पैर शायद 1 महीने से सड़ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पैर है मेरे भाई का है। अब पुलिस वाले किसी के ऐसे कहने पे उस दिशा में भी जांच नहीं बढ़ा सकते थे। लिहाजा जो सुनीता आई थी, एसएसपी तुकाराम उससे कहते हैं कि आप राजेश जायसवाल या फिर अपने माँ बाप को हमारे पास लेके आइए, क्योंकि हमें डीएनए मैच करवाना होगा। सुनीता आखिर उसके भाई का मामला था, फौरन ही अपने घर पे फ़ोन करती है, अपने माँ बाप को बुलाती है। डीएनए सैंपल मैच होता है। जब मैचिंग कराई जाती है तो डीएनए सैंपल जो था 100% मैच हो जाता है। यानी ये जो दोनों पैर थे वो उन्हीं के भाई राजेश जायसवाल के थे। अब पुलिस वालों को मरने वाले का पता चल चुका था। अब बारी थी कातिल को खोजने की। पुलिस वाले कभी अब इसके राजेश जायसवाल के परिवार वाले से पूछताछ करते, कभी सुनीता से कहते कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई रंजिश थी। अब जब राजेश के माँ बाप से पुलिस वाले पूछते हैं तो बेचारे कहते हैं कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, हम तो गांव में रहते हैं। जो हमारा बेटा राजेश था वो तो यहाँ पे किराए पे रह रहा था, चूँकि उसकी पत्नी को नहीं पसंद था कि वो हमारे साथ रहे, और बाकी तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। स्वभाव उसका अच्छा ही था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं उनको लगता है कि सारे लोग तो आ चुके, उसकी पत्नी कहाँ है। लिहाजा पुलिस वाले राजेश की पत्नी को उठाने के लिए जाते हैं और उसे उठा के थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद पूछताछ करते हैं कि आपका पति अचानक से गायब हुआ है, लगभग 1 महीने से आपने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। पुलिस वाले काफ़ी देर तक पूछताछ करते हैं, काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते हैं। हर बार पूछताछ में, हर बार घुमाने में वो महिला रोते हुए कहती है, जो राजेश की पत्नी थी, वो कहती है कि साहब मेरा पति तो कमाने गया था, कई बार ऐसा हो जाता है कि रिचार्ज वगैरह नहीं होता है, फ़ोन वगैरह नहीं आता, मुझे नहीं पता था। बार बार यही कहती, यही कहने के बाद रोने लगती। कहती एक तो मेरा पति मर चुका है, उसका कत्ल हो चुका है, आप उसके कातिल को खोजने के बजाय, उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को खोजने के बजाय आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। महिला बार बार रोने लगती। पुलिस वाले आगे की पूछताछ कर भी नहीं पाते। लिहाजा पुलिस वाले जो उसकी पत्नी थी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए, पता करने के लिए लोकल लोगों का सहारा लेते हैं। अब हर मोहल्ले में, हर इलाके में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे मोहल्ले की खबर रखते हैं, आसपास के पूरे इलाके की खबर रखते हैं। तो सारे लोगों को ऐसे उठाती है पुलिस। उठाने के बाद उनको थाने लाती है और उनसे जब पूछताछ करती है तो उन्हीं में से कई लोग बताते हैं कि साहब ये जो राजेश की पत्नी है उसका उसी मोहल्ले में रहने वाले बैद्यनाथ जायसवाल से अफेयर था, और इस रिश्ते के बारे में शायद राजेश को पता चल गया था। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी होती थी, और बाकी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं। अब जो बताने वाले थे अपना काम कर चुके थे, अब आगे का काम पुलिस को करना था। लिहाजा जब ये लीड पुलिस वालों को मिलती है तो पुलिस वाले राजेश की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड बैद्यनाथ को उठाते हैं। उठाने के बाद दोनों को अलग अलग इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठाते हैं, और बैठाने के बाद दोनों के साथ एक गेम खेलते हैं। राजेश की पत्नी से कहते हैं कि बैद्यनाथ ने सारी सच्चाई बता दी है, और वो तो कह रहा है सारा क्राइम तुमने किया है। बैद्यनाथ से कहते हैं कि राजेश की पत्नी ने सारी सच्चाई बता दी है। दोनों को इस कदर लड़ाते हैं कि दोनों फ्लो में
अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि सामने वाला ज़्यादा गुनहगार है। अब ये बात जब दोनों कबूल लेते हैं फिर दोनों को एक साथ बैठाते हैं और दोनों को साथ बैठाने के बाद जब पूरी कहानी पूछते हैं और ये दोनों जब अपना एक बाले जुर्म करते हैं तो जो कहानी इन्होंने सुनाई वो कहानी इतनी खौफनाक थी कि उस कहानी के आगे तो शायद श्रद्धा वाकर का केस भी कहीं ना कहीं फीका लगने लगता है। दरअसल साल 2018 में राजेश की शादी होती है। शादी होने के बाद पत्नी घर आती है। घर वालों को काफ़ी उम्मीदें होती है कि उनके बेटे की शादी हुई है, लेकिन जो राजेश की पत्नी थी वो बार बार इस बात का जिद करने लगती है कि मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना। अब जो इंसान शादी के साथ फेरे लिया हो, साथ वचन दिया हो कि मैं अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करूँगा, वो बेचारा मजबूरी में फिर कमरा लेके एक दूसरी जगह रहने लगता है। दूसरी जगह रहता है और बीच बीच में फिर कमाने के लिए बाहर भी जाने लगता है। और इसी बीच जो राजेश की पत्नी है उसका अफेयर बैजनाथ से हो जाता है। अब बैजनाथ से अफेयर होता है, दोनों को कोई रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लिहाजा राजेश के जाने के बाद बैजनाथ आए दिन राजेश की पत्नी के या फिर राजेश के उस किराए के कमरे पे आता, पूरी रात बिताता। जब उसे भनक लगती या फिर खबर लगती कि राजेश आने वाला है तो राजेश के आने से पहले वो गायब हो जाता। लेकिन जिन मोहल्ले वालों ने सारी जानकारी पुलिस वालों को दी थी, उन्हीं मोहल्ले वालों में से कुछ लोगों ने इस बात की भनक राजेश को दे दी कि आपकी पत्नी का किसी से कोई अफेयर है, किसी से कोई चक्कर चल रहा है। अब राजेश जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद आग बबूला होता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। पत्नी कहती है कि देखिए मोहल्ले वाले जलते हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अच्छे रिश्ते से जलते हैं। अब राजेश जो था दो नाव पे सवार था। एक तरफ मोहल्ले वाले थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारी पत्नी का किसी से अफेयर है, और एक तरफ उसकी पत्नी थी, वो कह रही थी कि मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं। दोनों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे एक दूसरे को गलत साबित कर सकें। लिहाजा इस रात से पर्दा उठाने के लिए राजेश एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत 31 मई साल 2021 को राजेश कहता है कि मैं कमाने जा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है और मैं 1 महीने बाद आऊँगा। इतना कहता है, कहने के बाद दोपहर को चला जाता है। अपने किसी दोस्त के यहाँ लगभग 6 से 7 घंटे बिताता है और जैसे ही रात के 10-12 बजते हैं फौरन अपने घर पे आता है चेक करने के लिए। आता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अंदर आता है तो सच में अंदर जो उसकी पत्नी थी बैजनाथ जायसवाल के साथ ऐसी हालत में पड़ी थी कि जिसे देखने के बाद जो राजेश था उसका गुस्सा 7वें आसमान पे आता है। राजेश अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ अश्लील हालत में देखता है। देखने के बाद फौरन उसका गुस्सा फूटता है, अपनी पत्नी को मारने पीटने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब ये अपनी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जो बैजनाथ था वो पीछे छुप जाता है। अपनी पत्नी को ये 2-3 थप्पड़ मारता है और इसी बीच जो बैजनाथ था वो देखता है कि वहाँ पे एक लोहे की रॉड पड़ी हुई है। फौरन उस लोहे की रॉड को उठाता है, राजेश के सर पे पीछे से तेजी से मार देता है। राजेश गिरता है, गिरने के बाद फिर ये दोनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, राजेश को मार डालते हैं। अब फ्लो में तो इन दोनों से कत्ल हो चुका था, लेकिन ये दोनों जहाँ रहते थे वो जगह एक मोहल्ले के बीचों बीच थी। कत्ल हो चुका था, होने के बाद लाश कैसे ठिकाने लगाया जाए, इस बारे में ये दोनों पूरी रात बैठ के सोचते हैं। सोचने के साथ साथ एक दूसरे के साथ प्लान बनाते हैं, साथ ही इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि चलो पति मर चुका, अब दोनों साथ में ही रहेंगे। पूरी रात सोचने के बाद सुबह जो बैजनाथ था वो मार्केट जाता है। जाने के बाद आरी और पॉलीथीन लेके आता है। पॉलीथीन आरी पूरे दिन वो खरीदता है। खरीदने के बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद रात में अब लाश को काटने का सिलसिला चालू होता है। पूरी रात में ये दोनों लाशों को काटते हैं और चूंकि ये दोनों प्रोफेशनल नहीं थे, इन्होंने कभी मांस को, इन सारी चीज़ों को काटा नहीं था, लिहाजा उस रात में ये बॉडी के 9 टुकड़े कर पाते हैं। लेकिन अब 9 टुकड़ों में एक 6 फुट की बॉडी काफ़ी बड़ी थी, उसे फेंकना एक तरह से मुश्किल था, कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते थे। लिहाजा ये फिर पूरे दिन का इंतजार करते हैं और अगले दिन फिर उस लाश को काटते हैं। जो राजेश की पत्नी थी उस लाश के मांस को काट रही थी।
और जो बैजनाथ था वो हड्डियों को काट रहा था। ये 2 दिनों में मिला के उस लाश के 50 टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद यहाँ से फिर एक दिमाग लगाते हैं कि अगर लाश को एक जगह पे फेंका गया तो शायद शिनाख्त हो जाए। लिहाजा ये किलो किलो में, यानी 80-80 किलो का आदमी था तो 5-5 किलो का एक पैकेट बनाते हैं। बनाने के बाद कभी किसी नदी में, कभी किसी तालाब में, लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी तालाब, जितनी भी नदियाँ, जितनी भी जंगल पड़ रहे थे, इन सारी जगहों पे ये उस लाश को फेंकते हैं। फेंकने के बाद पूरे मोहल्ले के आगे ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जो उसका पति है राजेश, वो कमाने गया है। अब ये कहानी जब एसएसपी अमित तुकाराम सुन रहे थे तो एक तरह से उनके भी हाथ पांव कांप रहे थे कि उनके सामने जो बैठा है या फिर जो बैठी है वो किस दर्जे के अपराधी है और किस दर्जे के क्रिमिनल, और ऐसे क्राइम में क्या कुछ सजा होनी चाहिए, क्या चार्जशीट बनाओ, ये सोच सोच के उनका दिमाग खराब हो रहा था। तो बहरहाल ये मामला जब खुला तो एक तरह से 9 महीने का वक्त लगा। 9 महीने बाद जब ये मामला खुला, सारी छानबीन हुई, सारी जांच पड़ताल हुई, लेकिन आज भी लगभग 1-1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना की जो याद है उस ज़िले में इस कदर ताज़ी है कि आज भी जब इस घटना के बारे में लोग सुनते हैं, सोचते हैं, या फिर कोई पत्नी अगर कह दे कि मुझे बाहर रहना है या फिर आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना है, तो कहीं ना कहीं इस घटना को सोच के हर आदमी का जो कलेजा है आज भी कांप जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, लेकिन अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और कोई सुझाव, कोई सजेशन आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, आपका स्वागत है। और इस मामले में क्या सज़ा होना चाहिए आप अपने ज्ञान से ज़रूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।